गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 14 अप्रैल है तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और न्यूज़ कौन कौन सा कवर किया गया है। साथ ही आज का संपादकीय कौन कौन सा कवर किया गया है जिसमें हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस को टारगेट करेंगे ताकि आप लोग एक सारगर्भित तरीके से चीज़ों को कवर कर सकें। आज ये हमारा 244वां एपिसोड है, क्लासेज है, जिसमें हम लोग जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर के न्यूज़ को लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। इस पैकेज से जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अगर आप लोग 599 पेड करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। डेली आप लोग क्या कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन ले सकते हैं। साथ ही साथ वीकली टेस्ट आप लोग इससे कवर कर सकते हैं। आज टेस्ट है आप लोगों को, आज का टेस्ट का 2 PM में आप लोग को क्वेश्चन शेयर किया जाएगा जो 1 से 14 अप्रैल तक के न्यूज़ को कवर करेगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे 2 PM में फिर से। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आप लोग के लिए क्या आज के न्यूज़ डिस्कशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज है टॉपिक, तो इसे देखेंगे। चलिए, ईरानी कमांडो ने 17 भारतीयों वाले इजरायली जहाज़ को किया अगवा। लगातार चर्चा यह रहता है क्षेत्र अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है इजराइल और हमास के बीच, फिलिस्तीन के बीच चीज़ें डिस्प्यूट के पार्ट अभी वहाँ युद्ध चल रहे हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी देश हैं एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। उसी एवज में यह सब घटनाक्रम चल रहा है जिसमें भारतीय दल भी उसमें शामिल था उस जहाज़ पर, इजरायली जहाज़ पर। तो इस घटनाक्रम को देखेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फिर 23 वर्षों में भारत में नष्ट हुए 20.33 लाख हेक्टेयर वन। तो इसके क्या प्रभाव रहे हैं, इसके क्या संबंधित आंकड़े आए हैं, उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज के न्यूज़ में। म्यांमार में संकट बढ़ने से उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ सकता है दबाव। तो म्यांमार में आप लोगों को जानकारी होगा, पिछले न्यूज़ में भी मैंने इसे कवर किया था म्यांमार संकट को। तो क्यों हो रहा है संघर्ष, इसे देखने का प्रयास करेंगे। कैसे शुरू हुआ हालिया संघर्ष, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। जो अलायंस बनाए गए हैं म्यांमार में, उसमें कौन कौन शामिल है उसे भी देखेंगे। साथ ही भारत के लिए और क्या परेशानी क्रिएट करेगा, या विवाद जितना बढ़ता चलेगा वो भारत के लिए कितना परेशानी उभार कर लाएगा, इस तथ्य को भी समझने का प्रयास करेंगे। संघर्ष का भारत पर क्या असर होगा, इस सारे एस्पेक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज के न्यूज़ एनालिसिस में। साथ ही अब रॉकेट से होगी डिलीवरी। अब धरती से किसी भी कोने में 90 मिनट के भीतर पहुंचेगा सामान। तो रॉकेट से डिलीवरी कैसे की जाएगी, कौन सी कंपनियां इसके लिए आगे आई है, महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर उभर रही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भी बेहतर होगा, ये रॉकेट प्रौद्योगिकी और भी बेहतर होगा। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस एस्पेक्ट की न्यूज़ को कैसे हम लोग अपने एग्जाम ओरिएंट बना सकते हैं। फिर सॉन्ग क्रॉन वाटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो कॉर्निवल फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल क्या होता है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न देशों में कौन कौन से फेस्टिवल, कॉर्निवल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, भारत में कौन कौन है, उसे भी हम लोग देखेंगे। अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे कौन बनेंगे, गोपी ठोटाकुरा। तो यह कौन व्यक्ति है, किस क्षेत्र से आते हैं भारत के, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन मेघदूत के 4 दशक हो गए हैं। तो साथ ही साथ हम देखेंगे इस ऑपरेशन मेघदूत का क्या रहा है रोल, और साथ ही साथ भारत द्वारा हालिया वर्षों में कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं अपने भारतीयों को लाने के लिए अपने देश में। तो इस सारे घटनाक्रम को देखेंगे। नेपाल के एरी ने जड़े हैं 1 ओवर में 6 छक्के। तो इस प्रकार वो तीसरे बल्लेबाज बन गए। तो इससे पहले कौन कौन से बल्लेबाज बने हैं जो 1 ओवर में 3 छक्के मारे हैं। तो 1 ओवर में 6 छक्के मारे। इस सारे घटनाक्रम को देखेंगे। साथ ही एशियाई चैंपियनशिप में शिवानी को कांस्य पदक मिला, राधिका को मिला है रजत पदक। तो इस प्रकार से खेल खबर को भी देख लेंगे। साथ ही साथ हम संपादकीय में आज देखेंगे लोकतंत्र संविधान के खात्मे का हुआ क्यों है, क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं क्या वो सत्य है, गलत असत्य है, सारे दोनों आयामों पर हम लोग देखने का प्रयास करें, सत्य असत्य। और यह पूरी तरह राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित लगेगी, पर इससे हम लोग लोकतंत्र के आयाम को समझने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट के तौर पर उभर कर आता है। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सभी चीज़ों पर बने रहिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। युक्ति है, इसको सपोर्ट कीजिए। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे स्कैनर को डाउनलोड करके, या लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है।
आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। यह वेबसाइट का लिंक है जिसमें आप www.uktias.in अपने क्रोम पर या वेबसाइट जहाँ भी आप लोग सर्च करते हैं गूगल पर, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर टाइप कीजिएगा तो हमें वहाँ पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए न्यूज़ पर सबसे पहले आते हैं। न्यूज़ को देखिए, ईरान के कमांडो 17 भारतीय वाले इजरायली जहाज़ को किया है अगवा। तो यह कहाँ हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ईरान की जो राष्ट्रीय राइफल रेवोल्यूशनरी गार्ड है, फोर्स है, जो वो उन्होंने क्या किया, उसके कमांडो दस्तों ने क्या किया है कि देखिए इस चीज़ को समझिएगा कि यह न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। देख रहे हैं आप हार्मुज, यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेट, जो यूएई के पास है और यूएई के साथ हमारे बेहतर संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल का जहाज़ आपको ये देख रहे हैं, इजराइल का जहाज़ यहाँ पर आ रहा था यूएई, यहीं पर ईरान का जो राष्ट्रीय राइफल है इसे पहले अगवा कर लिया। उसमें 25 सदस्यीय चालक दल थे जिसमें 17 भारतीय थे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही भारतीय लोग आएंगे तो भारत का इंट्रेंस इसमें बढ़ेगा, भारतीय दूतावास का, इजराइल का प्रभाव बढ़ेगा। तो ये सब घटनाक्रम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में आपको यह चीज़ जानकारी होनी चाहिए, इजराइल का जो जहाज़ था वो MSC एरिस नाम का था, जो मालवाहक जहाज़ था, कुछ माल लेकर जा रहा था इजराइल का आपको यूएई। तो इसी से पहले हार्मुज की खाड़ी जो है पर्सियन गल्फ के पास, ध्यान रखिएगा, पर्सियन गल्फ, जिसमें आपको कुवैत, बहरीन, कतर, ध्यान रखिएगा, यूएई का ईरान के क्षेत्र को पर्सियन गल्फ टच करता है। और उसी के पास एक छोटा सा यूएई के ऊपर आपको हार्मुज स्ट्रीट है, स्ट्रीट उसे कहते हैं जो द्वार कहा जाता है किसी का, ठीक है। उसी तरह आपको इस पूरे अरब कंट्री में कुछ चीज़ें याद रखनी है। रेड सी किस देश से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना। ये सब मैंने पहले भी बातें कर रखा है, कमेंट में आप लोग ये बताइएगा रेड सी किन किन देशों की सीमा साझा करता है, गल्फ ऑफ अदन किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। इजराइल के पास देखिए एक मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में कौन कौन से देश शामिल है, मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश की सीमा साझा होती है। फिर आपको ये सब चीज़ें पीटी फैक्ट में पूछेगा, तो कमेंट सेक्शन में सारे को उत्तर दे देने हैं, क्योंकि इस पर पहले भी हम लोग लगातार चर्चा किए हुए। जो नया स्टूडेंट है आप सर्च कीजिएगा, देखिए सर्च करना सीखिए आप लोग, ताकि और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया जा सकेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज़ पर आते, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आप लोगों को यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सभी जगह यह प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जहाँ पर वनों की भूमिका से प्रश्न पूछा जाता है। वनों की भूमिका क्या होती है, या हम आपको ज्योग्राफी, जियो प्लस इकोनॉमी से क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको इसी से कवर करना है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। देखिए 23 वर्षों में भारत में नष्ट हुए हैं लगभग 20.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का। क्यों यह देखिए, मानवीय जरूरतों को पूरा करने की वनों की कटाई होती है, आग कभी कभी लग जाता है, बीमारी हो जाती है फसलों, पेड़ों पर, तूफानों से होने वाले क्षति के कारण भारत में वर्ष 2000 से लेकर अब तक 2023 के जो आंकड़े आए हैं वो आपको 20.33 लाख हेक्टेयर वनों का आच्छादित क्षेत्र नष्ट हो गया, जो वनों से घिरा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट आई है, किसकी आई है तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, जो पूरे विश्व में फॉरेस्ट से संबंधित अपने आंकड़े जारी करता है, वॉच इस पर नज़र रखता है। तो इसके द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं इस सैटेलाइट डाटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? सैटेलाइट डाटा। तो इसके माध्यम से यह आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। तो यह जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है उसके आंकड़े भारत के दृष्टि से बहुत ही भयावह स्थिति को दर्शा रहे हैं कि जब हम इतने साल में 23 साल में 22 लाख हेक्टेयर जो वन है हम उसे नष्ट कर दे रहे हैं, किसी कारण से नष्ट हो जा रहा है। तो भारत का जो जैव विविधता है वो कैसे, जैव विविधता, फिर कार्बन सिंक, कार्बन
अवशोषण के लिए कार्बन सिंक की हम कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। ये सब बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। आप जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भारत के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा और भी विस्तृत होता रहेगा। फिर मौसम परिवर्तन, ये सारे घटने प्रश्न चिन्ह होंगे जिस पर आपको सोचने विचारने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, कार्बन अवशोषण करते हैं वन, आप लोगों को पता ही होगा सारी चीज़ें। ये सब जिन्हें नहीं पता इनको जानकारी रखनी चाहिए। जब खड़े पेड़ हवा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते, वनों को साफ करते हैं, नष्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार वनों के नष्ट होने से जलवायु परिवर्तन तेज होती है। तो मैंने अभी क्या बोला, जलवायु परिवर्तन क्या होगी, जलवायु परिवर्तन तेज होगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए या कहीं भी पूछा जाए तो वनों के कटने से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जलवायु परिवर्तन में इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात बढ़ेगा वो। रिपोर्ट के अनुसार वृक्षों के नुकसान परिणाम 2001 से 2022 के बीच भारतीय जंगलों में प्रति वर्ष 5.1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन वायुमंडल में छोड़ा गया। तो प्रति वर्ष कितना यह हुआ, CO2 कितना गया प्रति वर्ष, अगर हम बात करें 5.1 करोड़ टन क्या किया गया वायुमंडल में, यह अतिरिक्त रूप से शामिल हुआ। यह कुल मिलाकर 1.12 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता। अगर हम वनों को बचाते तो यह क्या होता है, इतना गीगावाट वन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बचा लेता है यह। तो इसी तरीके से पूरी अवधि के दौरान कुल मिलाकर कितना है, कुल मिलाकर आपको 1.1 गीगा टन GT टन आपको CO2 उत्सर्जित हुआ। तो ये दो आंकड़े याद रखिएगा। प्रति वर्ष यह बात कर रहा, 5.1 क्या है प्रति वर्ष, और यह क्या है 1.2 गीगा टन आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित हुआ इतने लाख हेक्टेयर के वन आच्छादित होने से। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम इस प्रकार के नष्ट करते हैं वनों को तो उत्तर पूर्व में ज़्यादा हानि हुई। हाल के घटनाक्रम में मैंने, याद होगा कुछ दिन पहले ही लास्ट मार्च में मैंने ही क्या किया था, मार्च में अग्नि लग रहे वनों में, जो अग्नि लग रहे उसके आंकड़े, उसके लिए तथ्य आप लोगों को दिए थे, याद आ रहा है, जिसमें उत्तराखंड की बात मैंने किया था, पूर्वोत्तर की बात किया था, याद आ रहा है वो टॉपिक। उसमें जाके आंकड़े देखिएगा मैंने किन किन आंकड़ों को शामिल किया था। अगर हम इस प्रकार की घटना से हम अगर नहीं चेतते हैं, नहीं हम सीख लेते हैं, तो वनों के बीच अनाच्छादित क्षेत्र कुल हानि 60% से नुकसान 5 राज्यों में। असम में लगभग 3,24,000 हेक्टेयर सबसे अधिक वृक्षों का नुकसान हो रहा। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, इस क्षेत्र भारत की बात कर रहे हैं इसकी, अब है मिजोरम में कितने में 3,12,000 हेक्टेयर भूमि का, अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000, नागालैंड का आपको 2,59,000 हेक्टेयर, मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर वनों को अनाच्छादित नष्ट हो रहे, जो किसी रूप से भारत में वन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये आंकड़े आप लोग को याद रखने, इतने आंकड़े, इसको PT फैक्ट में याद रखिएगा, कहीं भी डाटा इसका उपयोग कर सकते हैं आप लोग। अगर भारत में वनों के नष्ट होने से संबंधित आंकड़े, जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंकड़े, क्यों वायु प्रदूषित हो रही, इसके अगर आंकड़े आप लोगों को कहीं डालने हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं, उत्तर पूर्वी के आंकड़े को। अगर हम अनाच्छादित वनों को सुरक्षित नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी, जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, साथ ही साथ हम क्या होंगे, जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ेगा। ये सब मामले अब आग में पहुंचाया नुकसान, तो आंकड़ों से पता चलता 2002 से लेकर 2022 तक भारत में आग लगने के कारण लगभग 35,900 हेक्टेयर वृक्षों का नुकसान। केवल क्या आग लगने से, वना दहन होने से, आग लगने से कितना हुआ, 35,900 हेक्टेयर जो है वनों का नष्ट हो गया। 2008 से आग के कारण सबसे अधिक वृक्षों का नुकसान दर्ज किया गया। 2001 से ये सब आंकड़े दिए गए। अगर हम बात करें यहाँ प्रति वर्ष औसतन 238 हेक्टेयर का नुकसान होता है भारत में। अगर हम बात करें तो कितना होता है, 238 हेक्टेयर भूमि का क्या होता है, प्रति वर्ष वनों का जल जाता है, जिसके कारण नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश। तो आंकड़े याद रखने, देखिए अरुणाचल प्रदेश याद, AP याद रखना है, यहाँ पे 198 हेक्टेयर है। उसके बाद आपको नागालैंड की हम बात करेंगे, यहाँ पर 15 हेक्टेयर है। असम की हम बात करेंगे, असम में आग केवल लगता है, कितना लग जाता है, 116 हेक्टेयर। अगर मेघालय की हम बात करें, मेघालय में कितना, 97 हेक्टेयर। तो आपको यहाँ से PT फैक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है, आग से जलने वाले वनों की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय। ये सब तथ्य आपको याद रखने। क्लियर हो गया।
अगर हम इसके अतिरिक्त इन आंकड़ों को देखना हो इसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब ध्यान रखना है इसका प्रयोग आपकी आवश्यकता के अनुसार होगा, ऐसा नहीं कि सभी जगह इसका प्रयोग होगा। अगर जलवायु परिवर्तन से प्रश्न आए तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वायु प्रदूषण क्यों हो रहा बढ़ रहा है तो उसमें एक कारक के तौर पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। वनों में आग लग रहा है तो उसके आंकड़े आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सभी चीज़ों को लेकर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है म्यांमार में संकट के बढ़ने से उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ सकता है दबाव। इस वर्ष का आपको यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा, पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू में, तीनों जगह यहाँ से प्रश्न जरूर होंगे। अब ध्यान रखिएगा, पड़ोसी देश म्यांमार में बीते कुछ हफ्तों से सेना जो है वहाँ की सेना, जुंटा सेना, विरोधी दलों पीपल्स डिफेंस फोर्स जिसे पीडीएफ बीच में तेज गति से संघर्ष चल रहा है। जो रखाइन प्रांत, जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है, अन्य हिस्सों सुरक्षा बलों के विरोधी दलों के बीच भीषण संघर्ष आपको चल रहा है। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। विरोधी दल भारत, चीन, बांग्लादेश सीमा के पास कई प्रमुख व्यापारिक स्थानों पर कब्जा कर लिया है, वहां आकर शरण भी ले रहे हैं। भारत में क्या करा, म्यांमार के रखाइन प्रांत के बंदरगाह वाले शहर सितवे स्थित वाणिज्य दूतावास अपने कर्मचारियों को यंगून भेज दिया है। वर्मा, आप लोग गाना भी सुने होंगे यंगून के बारे में, तो वहाँ पर भेज दिया, यंगून भेज दिया। ये सब घटनाक्रम चल रहा है। मुक्त आवाजाही हाल ही में सरकार ने समाप्त कर दिया, जिस पर मैंने न्यूज़ कवर किया था। आप लोग को अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्या मैंने सब सारे पर न्यूज़ कवर किया हूँ या नहीं किया। भारत ने म्यांमार के क्षेत्र पर मुक्त आवाजाही जो शुरू किया गया था कि हम म्यांमार से अगर खुला बाजार रखते तो जनजातियों को लाभ होगा, जो आपको निर्धारित जो बॉर्डर है उससे कुछ किलोमीटर अंदर जाकर अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते, बाजार हाट में जा सकते, अपने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे सकते। इसलिए मुक्त आवाजाही का कॉन्सेप्ट लाया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा। तो वर्तमान सरकार ने इसे समाप्त कर दिया हालिया दिनों में। तो ये सब मैंने आप लोगों को पहले भी न्यूज़ कवर किया गया। अगर हम कुछ बात करें कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए मिज़ोरम कितना है, 510 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और यह बहुत ही, मिज़ोरम अभी क्या कर रहा है, मिज़ोरम अभी चर्चा में है। यहाँ पर सारे आपको जितने भी म्यांमार से लोग भाग के आ रहे हैं यहाँ पर आपको निवास कर रहे हैं। साहब मिज़ोरम के बात करें, मणिपुर में 398 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है म्यांमार। कुल कितना, 1643 किलोमीटर। तो इस आंकड़े को याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्यों हो रहा है संघर्ष, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे, जिसमें लोकप्रिय नेता आंग सान सू, जिसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, तो अब कमेंट सेक्शन में किस वर्ष दिया गया है, किस वर्ष दिया गया है इनको नोबेल पुरस्कार, ठीक है। जो म्यांमार की नेता है सॉरी, उनको सेना के द्वारा समर्थित पार्टी की हार हुई थी और सेना ने नतीजों के पर सवाल उठाया और सेना चुनाव के धांधली का आरोप लगाया। अब ये सब मामला चल रहा था। सू, जो आंग सान सू है, उनके राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जो वहाँ की सेना थी। अब सेना तख्ता पलट हो जाता है, उसके बाद सेना देश में आपातकाल लगा देती। ये सब घटनाक्रम चल रहा है, ये सब घटनाक्रम लगातार वहाँ पर देखने को मिल रहा था उस स्थिति में। अब है कि कैसे हुआ हालिया संघर्ष, ये जानना। ये तो नवंबर 2020 की घटनाक्रम है, स्टार्ट जहाँ से होता है, आरंभ जहाँ से होता है। पर वर्तमान में सैन्य शासन के खिलाफ 3 सशस्त्र दल साथ हैं, जिसमें ब्रदरहुड अलायंस की बात होती है। यह ब्रदरहुड, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की एक हुड अरब कंट्री में भी हुआ करता, जब ब्रदरहुड अलायंस बनाया गया था वहाँ पर युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए, और जो अरब के कंट्री में कराया गया था। इस संदर्भ में नाम याद रखिएगा। और 27 अक्टूबर को यह जो ब्रदरहुड म्यांमार में गठित हुआ, ध्यान रखिए, उन्होंने क्या किया, सेना के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी और तारीख के आधार पर इसे ऑपरेशन 10/27 का नाम दिया। अब ध्यान रखिएगा, 10/27 उनके कैलेंडर के अनुसार बात की, ऑपरेशन 10/27 नाम दिया गया। तो आपसे पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है ऑपरेशन 10/27 किस देश से जुड़ा हुआ मामला है, तो म्यांमार से जुड़ा हुआ मामला है। उनका मकसद क्या था, नागरिकों की रक्षा करना, म्यांमारी नागरिकों के इलाकों पर नियंत्रण करना और म्यांमार के सेना के इलाकों को जवाब देना। यह कहने का अर्थ था, अर्थात कहने का मतलब उस देश में गृह युद्ध छिड़ गया। क्योंकि गृह युद्ध क्या होता है, अपने ही देश में अपनी सेना के खिलाफ अगर ऐसी कुछ घटनाक्रम हो जाता है तो युद्ध होता है। तख्ता पलट के दौरान इस घटनाएं देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में भी इस प्रकार के युद्ध देखने को मिले थे, अरब कंट्री बहुत से ऐसे जहां पर ये सब मामले देखने को मिले हैं।
अब हम बात करेंगे अलायंस कौन कौन शामिल हुए। अगर ये 3 अलायंस की बात हो रही है कौन कौन शामिल, तो ब्रदरहुड अलायंस के में अराकान सेना, जो म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी और तवांग नेशनल लिबरेशन आर्मी शामिल हुए इस सेना के खिलाफ, जो वर्तमान जो सेना वहाँ की है उसके खिलाफ। अब ध्यान रखिएगा इसका गठन 1989 में हुआ, जिसमें हम लोग म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी की बात करते हैं। उसकी स्थापना 1989 में हुआ था। इसमें लगभग 6000 लड़ाके शामिल। अराकान सेना में पास लगभग 35,000 से ज़्यादा लड़ाके। वहीं TNM जो है यह तवांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, उसके पास 8000 लड़ाके हैं। तो कुल मिलाकर ये लोग लगभग 50,000 के आसपास लड़ाके हैं जो देश में गृह युद्ध से अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो इस सारे घटनाक्रम में आपको याद रखनी चाहिए भारत के लिए क्या परेशानी होगी। तो भारत में मिजोरम प्रांत, म्यांमार के चीन प्रांत, जो म्यांमार का क्षेत्र है उसमें लगभग 510 किलोमीटर मिजोरम से जुड़ा हुआ लंबी सीमा है। दोनों तरफ 16 किलोमीटर जाने की पाबंदी नहीं थी। अब ध्यान रखिएगा जब यह वापस लिया नहीं है तब तक क्या था, इस सीमा पर आपको इधर 16 किलोमीटर भारत से आपको म्यांमार जा सकता था भारत से, और यह मान लीजिए आपको म्यांमार है तो 16 किलोमीटर भारत के लोग जा सकते थे और 16 किलोमीटर म्यांमार के लोग जाते थे। इस म्यांमार के संग उत्तर पूर्वी राज्यों में तनाव बढ़ने की आशंका थी। इसके बाद आप लोगों को याद होगा पिछले ही गत महीने में आप लोगों को क्या किया, भारत सरकार द्वारा मुक्त आवाजाही कॉन्सेप्ट जो लागू किया गया था बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए, वो बंद कर दिया गया। पर इस दौरान बहुत से लोग म्यांमार के लोग आके यहाँ पर क्या करें, पर आपको यहाँ पर शरण लिए हुए, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल म्यांमार के चीन जातीय समूह का मणिपुर में कुकी समुदाय का मजबूत संबंध है। मणिपुर में कई मतई उग्रवादी समूह म्यांमार के सगांग क्षेत्र में उपस्थित है। तो भारत में मतई समुदाय और कुकी जनजातियों का भी आपको घटनाक्रम मणिपुर में देखने को मिला था, याद होगा आप लोग। तो ये सब घटनाक्रम भारत के आंतरिक क्षेत्रीय समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। तो यह भी एक समस्या के तौर पर देखने को मिलेगा। क्यों, आप देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर हम मान लीजिए तमिल में द्रविड़ तमिलियन की बात करें, जो तमिल की बात करें, उनका प्रभाव श्रीलंका पर होता है ना। तो जो एक जनजातीय समूह के लोग होते हैं, जहाँ जहाँ वो रहेंगे उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है, राजनीतिक प्रभाव होगा, सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है, आर्थिक प्रभाव होगा, सामाजिक प्रभाव होगा। इस प्रकार के प्रभाव अपने क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अब जिस क्षेत्र में मान लीजिए कुकी जनजाति के लोग इधर भी हैं, म्यांमार में भी हैं, तो क्या होता है, दोनों अपने जनजातीय समूह में प्रभावित होते हैं। इस घटनाक्रम को याद रखना है। अब उसके बाद याद रखना है कि भारत का क्या असर होगा। तो संघर्ष के वजह से नवंबर महीने में म्यांमार में करीब 5000 लोग सीमा पार मिजोरम में आके बस गए। इसलिए 510 किलोमीटर का यह जो घटनाक्रम आपको देखने को मिलता होगा, यह बहुत ही विवादित होता है भारत के आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, आंतरिक कानून व्यवस्था को लागू करने की दृष्टि से। अब 2021 के बाद म्यांमार में 31,000 लोग मिजोरम आ गए। यह सभी चीन प्रांत के हैं, जो म्यांमार का चीन प्रांत है वो आपको है। अब ध्यान रखिएगा मिजोरम में सभी 11 जिलों में शरण लिए हुए, जिनमें मिजोरम में 160 राहत शिविर है। म्यांमार से आए शरणार्थियों असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जनजातीय समूह प्रभावित हो रहे हैं, और भी बहुत से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित भारत के क्षेत्र में। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी की जा सकती हैं उसको। अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कुछ चीज़ें, ध्यान रखिएगा। जैसे 1 सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा स्पेस में खाली कर लूँ ताकि एक चीज़ मैप में आप लोगों को बतानी है। चलिए यहाँ स्पेस हो गया। अब देखिए ये भारत की सीमा है, ठीक है, भारत की सीमा है ये। यहाँ से म्यांमार आपको जुड़ा हुआ है, म्यांमार यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्षेत्र है चीन प्रांत है, उसका चीन प्रांत, जैसे हमारे देश में राज्य है ना, वैसे उसको प्रांत बोला जाता है। ध्यान रखिएगा चीन प्रांत है। ये नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहता है, रखाइल प्रांत। याद रखिएगा रखाइल प्रांत इसको बोला जाता है। यही मिजोरम में आपको, यहाँ पर मिजोरम है, भारत का क्षेत्र मिजोरम है, उसके ऊपर मणिपुर है। तो याद रखना है कि यह क्षेत्र जो आ रहा है आपको इस तरीके से याद रखना है। अब हम इसके ऊपर जो चीन के ऊपर जो है, यह कौन सा क्षेत्र है,
आपको सेंगियान प्रांत है, सेंगियान प्रांत है। यह कौन है? मिजोरम के क्षेत्र में। तो यह कम से कम आपको याद रखना है कि यह जो प्रांत क्षेत्र है, यहाँ विवाद कारण क्या रहा कि ये जो क्षेत्र सटे हुए क्षेत्र हैं वो आकर भारत के भूभाग में आकर क्या करते हैं, मिजोरम की बात कर ले, मणिपुर की बात कर ले, इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। हालिया घटनाक्रम को देखते हुए आपको भारत की आंतरिक समस्याओं को लेकर चिंतित लोग व्यक्त हो रहे हैं। अब आगे बात करेंगे। अब रॉकेट से होगी डिलीवरी, जैसे धरती के किसी भी कोने में 90 मिनट में भीतर पहुंचेगा सामान। तो रॉकेट का नाम आते ही सभी के दिमाग में क्या आता है? मस्तिष्क में अंतरिक्ष की तस्वीर आती है। लेकिन आने वाले समय में इसका उपयोग धरती पर होगा, वह डिलीवरी के लिए काम करेगा। जैसे रॉकेट से हम एक जगह से दूसरे जगह, या यूँ कहें एक देश से दूसरे देश सामान पहुँचाएगा। चीन की रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एपोक इसकी तैयारी कर रहा है। जो चीन की एजेंसी है एपोक, इसके द्वारा आपको क्या किया जा रहा है, वो अलीबाबा की ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ताओबाओ के साथ अनुबंध हो चुका है। तो अलीबाबा क्या करेंगे कि एक देश से दूसरे देश में कोई भी सामान भेजनी हो तो वो रॉकेट के माध्यम से भेजा जाएगा। इस पर फिलहाल शोध हो रहा है, आने वाले समय में बेहतर उम्मीद होता है। चीन ही ऐसा कर सकता है इस प्रकार के विचार, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार खुरपाती दिमाग के लोग बैठे हुए हैं जो समय से पहले सोचते हैं। जैसे आपको ध्यान रखें, अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मिलकर काम करेगी। जर्मन विज्ञानी, अमेरिकी सेना भी इस पर काम के शोध पर लगे हुए हैं। 10 टन वजन का सामान ले जा सकते हैं यह रॉकेट। तो जो एक देश से दूसरे देश में सामान ऑर्डर किया जाता है, भेजने की सबसे अहम तकनीक के तौर पर इसे यूज़ किया जाएगा। देखिए 120 घन मीटर कंटेनर में 10 टन वजन के सामान यह ले जाने में सक्षम होगा। अब यह बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। रॉकेट कंपनी का दावा है रॉकेट बार बार इस्तेमाल होगा, अच्छा रीयूजेबल होगा। तो आपको यह भी याद रखना है, रीयूजेबल का मतलब क्या होता है, उसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। इस साल युवान सिंह फर्स्ट रॉकेट टेस्ट पूरा हुआ जो इससे जुड़ा हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि युवान सिंह रॉकेट किससे जुड़ा? युवान सिंह रॉकेट। तो आपको इससे याद रखना है, डिलीवरी के लिए पहुंचाने के लिए जो सामान रसद भेजा जाएगा उससे जुड़ा हुआ यह अभियान था। तो यह ध्यान रखिएगा, इससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। स्टारशिप की स्पेस लाइनर तुलना करते हैं अध्ययन, जो साइंस डायरेक्टर प्रकाशित एक शोध में जर्मन विज्ञानी भी इसके बारे में बोलते हैं। दुनिया भर में 90 मिनट में कम समय में क्या हो सकता है, यात्रियों को एक समान परिवहन संभव हो सकता है। जो स्पेस लाइनर इनकी तुलना का अध्ययन करते हैं। अमेरिकी सेना भी कर रही है शोध इसके लिए। 17 व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च किए गए पिछले साल चीन के द्वारा। राष्ट्रपति ने इसमें एक रॉकेट विफल रहा, ध्यान रखिएगा। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह आने वाले समय में जो हम गुड्स एंड सर्विस देने का प्रयास करते हैं लोगों को तीव्र, वो कहीं ना कहीं आसान होगा। तो यह भी होगा कि मान लीजिए हमको भारत से अमेरिका भेजना है तो भारत भी इसको शुरू करेगा ना। तो ध्यान रखिए, भारत से अमेरिका भेजना है, अमेरिका से भारत भेजना है, चीन से आपको कई अन्य देशों में भेजना है, अफ्रीकी कंट्री में भेजना है, यूरोपियन कंट्री में भेजना है, या प्राइवेट कंपनियाँ, निजी कंपनी इसका प्रयोग कर पाएगी। तो क्या होगा, डिमांड्स क्रिएट होंगे, बाज़ार और भी ओपन होगा, रोज़गार प्राप्त होगा, नए नए रोजगार सृजित होंगे। तो इसको लेकर टेक्निक डेवलप होंगे। तो आने वाले समय में क्या फ़ायदा हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। रॉकेट की डिलीवरी सबसे अहम पहलू है कि यह सबसे कम समय, इससे पहले बहुत बचत हो सकता है। जैसे अभी डिलीवरी हफ्तों या महीनों तक लग जाते हैं, उसके बाद 90 मिनट ही केवल लगेगा। अब न्यूयॉर्क में केनिया का सामान पहुंचाना हो तो 24 घंटे का समय लगता है। न्यूयॉर्क से केनिया सामान पर 14 घंटे का समय लगता है, जबकि यह काम रॉकेट सिर्फ 1 घंटे में कर देगा। और ये भी न्यूयॉर्क और केनिया के सामान होगा। आपको नॉर्मल डे की बात हो रही है। अगर किसी प्रकार का विवाद क्रिएट हो गया, या किसी प्रकार का रोड एक्सीडेंट हो गया, या जल से जा रहा है तो जलयान में कुछ समस्या आ गई, तो वो अनिश्चित काल के लिए भी रुक जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए रॉकेट को 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, और जो विभिन्न देशों की वायु सीमाओं से बाहर है। तो यह भी एक समस्या नहीं उत्पन्न होगी कि यह रॉकेट किसी के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होगा। यह 100 किलोमीटर, तो उसके जो तल है उससे 100 किलोमीटर ऊंचा उड़ेगा। तो यह भी आपको पीटी फैक्ट में प्रश्न होगा कि यह रॉकेट कितने किलोमीटर ऊंचाई तक अपना सामान डिलीवरी करेगा। तो 100 किलोमीटर याद रखना है। यानी रॉकेट सिर्फ उतरने के लिए उस देश से इजाज़त चाहिए होगी जहाँ सामान पहुँचाना है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नियम बनते हैं इस प्रकार से। तो देश इसको इजाज़त देगी, क्योंकि सभी एक दूसरे से
सस्ते सामान का सेवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं। ये याद रखना, बाकी समय के लिए रॉकेट रास्ते में आने जाने के देशों की वायु सीमा से बाहर रहेगा। हालांकि इसके प्रति किलोग्राम लागत के ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि लागत तो जरूर बढ़ जाएगी, पर जब बहुत बल्क मात्रा में चीज़ों का डिमांड बढ़ जाएगा तो नए नए प्रौद्योगिकी, नए नए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे। आने वाले समय में इस पर हम लागत को कम करने के अन्य तकनीक जरूर डेवलप कर सकते। इसलिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके साथ देखिएगा, इसको नेगेटिव नहीं देखना है। देखिए यह सीरीज लगातार चल रहा है, कल का सीरीज जो था नहीं हो पाया, रीजन कुछ था जिसके वजह से। आज 15 है, तो कल का भी वीडियो आप लोगों को दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और आपको 15 अप्रैल जो है उसका भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति समकालीन जो अन्य आंदोलन हुए थे दोनों की क्रांति की क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और इसका क्वेश्चन एनालिसिस का वीडियो अलग अलग शिफ्ट में आपको करा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए तो बात करेंगे, इस सीरीज़ में आप लोग शामिल हो सकते हैं, और इस सीरीज़ में शामिल हो इसका PDF प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिए 199 आप पेड करना होगा। बाकी YouTube फ्री है, टेस्ट फ्री है, YouTube पर वीडियो एनालिसिस फ्री है और प्लस टेस्ट भी फ्री है। तो बस PDF प्राप्त करने के लिए 199 पे आप पेड करिएगा। अब PT फैक्ट में याद रखना, ये सोंगक्रॉन वाटर फेस्टिवल जो है जिसको हॉर्निवल कहा जाता है, कहाँ मनाया गया? थाईलैंड में, जहाँ बैंकॉक में लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं और उत्साहित होते हैं, एक दूसरे पर पानी फेरते हैं। जो देखिए ये सब फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि समय समय पर, अगर 12 महीने का समय है तो अलग अलग महीनों में सब जगह मनाया जाता है। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियां होती हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव का कारण होता है, जिसके आधार पर हम नए नए अवसरों का आगमन करते हैं, उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। जैसे नए अवसर पर मनाए, नए नववर्ष के लिए मनाया जाएगा, गर्मी के दिनों में मनाया जाएगा, ताकि हम अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। साथ ही साथ गर्मी में अगर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है तो ठंड से लोगों को राहत मिलेगी, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने अपने चीज़ों को लेकर। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अगर हम बात करें कार्निवल का, कार्निवल बहुत से जगह कार्निवल मनाए जाते हैं, कार्निवल तो ध्यान रखिएगा वेनिस कार्निवल इटली में मनाया जाता है, टेनरिफ कार्निवल द्वीप आपको कैनरी द्वीप स्पेन में मनाया जाता है, कोनल कार्निवल इसमें कहाँ? जर्मनी में मनाया जाता है, रियो डी जेनेरियो कार्निवल आपको ब्राज़ील में मनाया जाता है, अरूरो कार्निवल बोलिविया में मनाया जाता है, विंचे कार्निवल बेल्जियम में मनाया जाता है, नाइस कार्निवल फ्रांस में। अब इसी तरह भारत में इतुज्रुज ध्यान रखिएगा, गोवा में शीतल षष्ठी ओडिशा में मनाया जाता है, ये भी हॉर्नवल है। ध्यान रखिए हॉर्नवल या हॉर्नवल दोनों एक ही शब्द प्राप्त शब्द है, और हॉर्नवल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इसी प्रकार से PT फैक्ट में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते। इतने तथ्य आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल कार्निवल मनाए जाते हैं कौन कौन से देश में, ठीक है ना, यहाँ से याद रखिएगा। अब एक PT फैक्ट याद रखिएगा, अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे गोपी। आपको गोपी याद रखिए, जो गोपी थोटाकुरा है वो। अब है उद्यमी यह है, पायलट भी साथ में है, तो यह पहले भारतीय होंगे। जो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन AS-225 मिशन के एक पर्यटक के रूप में शामिल हो। किस कंपनी के? अमेजन के। याद रखिए अमेजन का एक जो जेफ बेजोस है, जो बेजोस जो उनकी ब्लू ओरिजिन आपको स्पेस एजेंसी है जिसके माध्यम से वो अंतरिक्ष पर्यटन कराते हैं, तो उनके द्वारा यह कराया जाएगा। यह ध्यान रखिए इस मिशन में जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में वो एक होंगे। यह एक यात्रा निकलेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल पूरे जाएंगे और यह अंतरिक्ष पर्यटक के तौर पर जाने जाएंगे। अब ध्यान रखिए यह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक होंगे, और 1984 में भारतीय सेना का विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे, पर पर्यटक के तौर पर यह पहले होंगे। ये गए थे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, पर अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे ये, जिनका नाम आपको याद रख रहा है, जैसे आप राकेश शर्मा का नाम याद रखे थे। तो मिशन में जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल है। अब इसके साथ वे पहले भारतीय होंगे, पर्यटक होंगे, और राकेश शर्मा इससे पहले। ये सब चीज़ें याद रखनी है ताकि PT फैक्ट आप इसे कवर कर सकें। चलिए आगे हम बात करेंगे कि ऑपरेशन मेघदूत के आपको 4 दशक हो गए। तो यह क्या हुआ था? सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में सुरक्षा के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए ऑपरेशन मेघदूत में समझे 4 दशक पूरे हो गए। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत की बात आती है कि भारतीय सेना 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सामरिक महत्वपूर्ण सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पर नियंत्रण हासिल की है। जो आप देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर, उस पर
महत्वपूर्ण अपना क्या किया था, महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मेघदूत दिया गया था। हमेशा वहाँ बर्फ जमा रहता है, इसके नाम से मेघदूत नाम दिया गया था। अब इसके लिए भारतीय वायु जो सेना थी उस पर नियंत्रण स्थापित करती है ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में समुद्र के 20,000 फीट की ऊंचाई पर। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है 20,000 ऊपर फीट पर स्थित यह है, कहाँ पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। अब याद रखिएगा, इसके तहत हम बात करें, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर वीरता के लिए यह मनाया जाता है। कुछ देखिए, यदि हम बात करें, देखिए आपको यह मैं बात करूँ बस ये कि यह लद्दाख है, यहाँ चीन। अब नए मैप के अनुसार यह जम्मू कश्मीर है, JNK, और यह क्या है, लद्दाख है। लद्दाख की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो यह यहाँ पर है आपको K2, जिसे हम लोग गार्डविन अस्टिन भी कहते हैं या K2 कहते हैं। उसके जस्ट यह इसके नीचे क्या आएगा, नीचे का क्षेत्र आएगा। थोड़ा सा कलर पेन चेंज कर दूं ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो। अगर यहाँ हम बात करें, ये क्या है, ये कौन सा श्रेणी है, तो याद रखना है आपको, काराकोरम श्रेणी यही है। क्या नाम है, काराकोरम श्रेणी। जस्ट उसके नीचे है श्रेणी। उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो आपको जास्कर श्रेणी आएगा। यहाँ पर क्या नाम है, जास्कर श्रेणी आएगा। अगर हम बात करें और भी, तो यहाँ पर उसके जस्ट नीचे जास्कर श्रेणी जो है, अब याद रखनी है कि इसके तहत आपको ये सब सारे श्रेणियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग देखते हैं, उसी के पहले हम इंडो सांगपो सेनयार, या हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, मध्य हिमालय की बात करें, लघु हिमालय की बात करते हैं। यहाँ से सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा आंसर राइटिंग अच्छे से करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें क्षेत्र विशेष के बारे में, थोड़ा सा एक चीज़ और जानकारी रख लीजिए। जब हम बात करें इन क्षेत्र को, यह जो क्षेत्र है पूरा, जो ये कलर देख रहे हैं, यह काराकोरम रेंज के तहत आता है। काराकोरम रेंज के तहत आएगा पूरा श्रेणी। यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इतना क्षेत्र। अब उसके बाद इंडस, जो इंडस, हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें, कलर चेंज करते हैं फिर से। अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो यह क्षेत्र वेस्टर्न हिमालय आएगा, वेस्टर्न हिमालयन आएगा, क्षेत्र आएगा। अगर हम इसके बीच हम यहाँ पर आते हैं तो याद रखिएगा, ये सेंटर हिमालय है, जो मध्य हिमालय बोलते हैं, याद रखिएगा। या ग्रेट हिमालय भी हम लोग इसे बोलते हैं, ग्रेट हिमालयन बोलते हैं, हिमालयन, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद जो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो आता है, यह क्षेत्र जो आता है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ईस्टर्न, अर्थात पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है ईस्टर्न, आपको हिमालयन बोला जाता है, हिमालयन, ठीक है। तो आपको वेस्टर्न ये हुआ, ईस्टर्न ये हुआ, ग्रेट ये हुआ, मध्य हिमालय ये हुआ। तो इसे कम से कम याद रखनी है। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसके अतिरिक्त क्वेश्चन दूसरे टॉपिक पर आएंगे। चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो क्या है, इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें याद रखनी है। ऑपरेशन का नाम आता है तो कुछ बातें याद दिमाग में आएगी, जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए। जैसे ऑपरेशन कुवैत क्या होता है, ऑपरेशन सुकून क्या है, ऑपरेशन सेफ हॉप की कमिंग क्या है, ऑपरेशन राहत क्या, ऑपरेशन एयरलिफ्ट क्या है। यह ऑपरेशन यह है कि दूसरे देश से भारतीय लोगों को लाया गया था। जब भी विश्व के क्षेत्रों में विवाद क्रिएट हुआ था या किसी प्रकार के युद्ध हुए थे, तो अपने लोगों को, अपने प्रवासी लोगों को भारत लाने के लिए कराया गया था ऑपरेशन। जिसमें ऑपरेशन कुवैत की हम बात करते हैं तो खाड़ी युद्ध हुआ था, उस समय यह लाया गया था। ऑपरेशन सुकून की बात करें तो वर्ष 2016 में लेबनानी उग्रवादी से बचाने के लिए इजराइल हिजबुल के बीच युद्ध छिड़ा था, उसके बीच भारतीय नौसेना द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग बात करें तो वर्ष 2011 में लीबिया से लाया गया लोगों को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। अब है कि ऑपरेशन राहत की बात करें 2015 में यमन के और हुती विद्रोहियों के बीच जो संघर्ष हुए थे उसको भारत में लाने के लिए यह प्रयास किए गए। तो ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल की बात करें
तो अब अफगानिस्तान से जो फंसे लोगों को वापस लाया गया था। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो 22 में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हुए थे, उसके बाद भारत लाए गए थे। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय लोगों को वापस लाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो ये क्यों हुआ था? सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान का कब्जा हुआ था, जिससे वापस लेना था, उसके लिए किया गया था। ऑपरेशन शब्द था इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, अगले टॉपिक पर आते हैं। नेपाल के एरी ने जड़े हैं 1 ओवर में 6 छक्के, ऐसे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले कौन कौन है आपको थोड़ा सा हमको बताइएगा। पहले तो इससे पहले युवराज सिंह हैं जो T20 विश्व कप 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे उनके 6 गेंद पर 6 छक्के में मारे थे। और उसके बाद वेस्टइंडीज़ के किरण पोलार्ड 2021 में श्रीलंका के जो अलिंगा धनंजय उनके खिलाफ यह 1 ओवर में 6 छक्के मारे हैं। अब ये तीसरे व्यक्ति हैं जो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। दीपेंद्र सिंह एरी नाम इनका है, तो पूरा नाम याद रखिएगा, दीपेंद्र सिंह एरी, याद रखिएगा, एरी इनका नाम है। अब है ये चीज़ें आपको पीटी फैक्ट के तौर पर आएगा। कितने गेंद में 21 गेंद खेली, उस पर 7 छक्के, 3 ओवर 64 रन बनाए, ये भी याद रखना है। तो कम से कम इनका नाम याद रखना, 3 व्यक्तियों का नाम याद रखना। इसके अतिरिक्त और भी पीटी फैक्ट में एशियाई चैंपियनशिप की बात करेंगे तो शिवानी काश्यप पदक जीती है। ये सब आपको पीटी फैक्ट आपको जानकारी आपको हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें आज के लोकतंत्र के खात्मे के बारे में हुआ है तो देखिए, मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, सत्ता का अभ्यास। आप लोग कितने बच्चे हैं जो मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं कि सत्ता का अभ्यास क्या होता है? जो मजबूत होगा, बाहुबल होगा या सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा, वो कोई भी हो, व्यक्ति हो, सोसाइटी हो या संस्था हो, हम किसी की भी बात कर लें, वो क्या करेगा? वो अभ्यास करेगा। किसका अभ्यास करता है? सत्ता का, या सत्ता प्राप्त करने की तकनीक को, कि हमेशा उसके हाथों में सत्ता होना चाहिए। इसी खेल में सारे लोग लगे हुए हैं, इसी क्रम को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, या कोई XYZ कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, या आपके घर की बात हो, 4 दीवारी की बात हो, आपके घर के कोई भी लोग हो, इसी अभ्यास का प्रयास करते हैं। जो बाहुबल होंगे, सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रखते होंगे, जो मजबूत होंगे, वो किसी भी रूप से वो क्या करेंगे? इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे और इसी से पूरा सिस्टम चलता है। और यह जिसके पास होगा वही प्रयोग करेगा, अन्यथा दूसरे वाले हमेशा क्या करेंगे? इसका क्या कहेंगे कि हमें सत्ता से बेदखल कर रहा है लोग, पर वो भी जब इसमें आ जाएंगे इस स्थिति में तो वो भी इसका प्रयोग करेंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस न्यूज़ को बढ़ने से पहले मैंने, याद है आप लोगों को, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पॉलिटी की क्लास में, आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो वहाँ पर सत्ता का अभ्यास पढ़ाया था। सत्ता किसके पास होनी चाहिए? सत्ता किसके पास होनी चाहिए, है ना? राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? याद आ रहा है? तो यह क्यों मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि इससे ही आप समझ सकिएगा क्यों इस प्रकार के विवाद क्रिएट होता है। तो देखिए, सत्ता किसके पास होनी चाहिए संविधान द्वारा स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक घटक इसका निर्धारण करते हैं सत्ता किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास। इसी के संदर्भ में हम व्यक्ति XY हम ले लेते हैं। सत्ता किसके पास होगी, कौन इसका वहन करेगा पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए, प्रशासनिक तंत्र चलाने के लिए, राजनीतिक तंत्र चलाने के लिए, वो इस बात पर तय होता है। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदर्भ में समझा रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, तो ऐसा क्यों वो कर लेता है? तो इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आयु डिपेंड करता है, जनता पर उसका प्रभाव, कार्यशैली और व्यक्तित्व डिपेंड करेगा। जिस व्यक्ति पास ये अधिक होगा वही क्या करेगा? सत्ता का अभ्यास करेगा। अब दूसरा, लोकसभा में प्रधानमंत्री की दलीय स्थिति।
अगर हम एक कॉन्सेप्ट के तहत राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को रखते हैं तो दल में दलीय स्थिति उसकी क्या है लोकसभा में, यह भी डिपेंड करेगा सत्ता का अभ्यास करने में। अगर गठबंधन की सरकार है उसकी स्थिति में उस दल की क्या भूमिका, यह भी डिपेंड करेगा। राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थितियाँ क्या है, जिस पर XY जो भी व्यक्ति है वो वहन करेगा इन शक्तियों का, अर्थात उसकी पार्टी उसकी सरकार कैसे इसको रिएक्ट करती है स्थितियों के संदर्भ में, उसके आधार पर वो सत्ता का अभ्यास करेगा। राजनीतिक दलों के संबंध कैसे उसके साथ चल रहे हैं ये भी डिपेंड करता है वो सत्ता का अभ्यास कैसे करता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किस राजनीतिक दल से संबंधित रहते हैं, भूतकाल में उस राजनीतिक दल का कार्यशैली कैसा रहा है, ये भी डिपेंड करेगा किसी व्यक्ति विशेष को सक्रिय राजनीति में अपनी अहम भूमिका बनाए रखने के लिए। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग, सत्ता का अभ्यास। पर अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है जिसमें राहुल गांधी की बात हो रही है, वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान का खात्मा हो गया, वो हवा बना रहे हैं, यह मोदी सरकार के फिर सत्ता में आई तो लोकतंत्र खत्म में हो जाएगा। क्या यह हकीकत है, क्या यह सत्य है या सत्य से परे है? दूर की बात करते हैं, संविधान भी नहीं बचेगा, ऐसी बात करें। क्या वर्तमान समय में जहाँ पर सोशल इवेंट ज़्यादा हो रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज़्यादा हो गए हैं, साथ ही साथ सभी लोग अपने अपने विचार को रख रहे हैं, फिर न्यायपालिका सक्रिय भूमिका में रहती है, क्या इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कोई व्यक्ति अगर 400 प्लस वोट ले आता है, सदन में लोकसभा सीट जीत लेता है, तो क्या वो लोकतंत्र को समाप्त कर देगा? ऐसी स्थिति हो सकती है। तो यह हम अपनी सभाओं में बार बार यह कह रहे हैं, इसी तथ्य को हम देखेंगे। तो लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र संविधान को बचाने की वो बात लगा रहे हैं, लोकतंत्र संविधान खतरे में होने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री से वो सवाल है क्या जब देश में आपातकाल लगाया गया तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? पर प्रधानमंत्री रिएक्शन करते उसी विरोध में। तो आपातकाल हमारे देश ने देख रखा है, क्या उस स्थिति में लोकतंत्र खतरा में नहीं था? तो यह इनके व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पर हम एक एस्पिरेंट के तौर पर इसे आकलन किस रूप से देख सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आपातकाल की स्थिति आ चुकी है, तो क्या उस स्थिति में हमारा संविधान पूर्णतः समाप्त हो गया था, तो खतरे में आ गया था? हाँ, कुछ अंश तक जरूर था, कुछ अंश तक जरूर था। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, हमने क्या क्या आपको 44वां संविधान संशोधन करते हुए क्या क्या चीज़ें की आप लोग को याद होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर याद रखिएगा, हमेशा नहीं हो, कुछ अंश तक ये संभव जरूर लगता है। पर वर्तमान में उन्होंने कांग्रेस को यह प्रश्न भी किया कि यदि संविधान का अनुच्छेद 370 इतना ही अच्छा था तो उसे सारे देश में क्यों नहीं लागू कर दिया गया? कांग्रेस को इस पर क्या शायद कोई जवाब हो, इसके लिए जवाब हम पूछ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री इनसे। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कुछ अंश और कुछ परिवंश आपको लगाए जाएंगे आरोप प्रत्यारोप के तौर पर। अगर हम बात करें 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो संविधान सभा गठित हुई थी। 299 में से 208 सदस्य कांग्रेस के थे। तो इस समिति में हिंदू महासभा की ओर से प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना की। 1980 में भाजपा का रूप लिया, जो बाद में अब संविधान सभा में 370 का विरोध कई नेताओं ने किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी थे उसमें। तो क्या वो संविधान लोकतंत्र का हत्या नहीं था उस दिन? जब आपके ही लोग आपका विरोध कर रहे हैं इस मत को 370 के संदर्भ में, या हम बात करें संविधान सभा में कांग्रेस की अध्यक्षता के तौर पर 370 की बात हो रही है, तो उसमें जब विरोध किए तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? तो बेसिक चीज़ों को समझना है कि बहुमत की राजनीति क्या होती है और लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, इन सब सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ संविधान में कोई संशोधन लागू नहीं, एक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए बात की जाती है, ये सब बात होती है। हम अनुच्छेद 356 की बात करें, जहां पर राज्यों की सरकारें बर्खास्त की जाती हैं विशेष स्थिति बताकर, उसमें अंबेडकर जी ने इस अपेक्षा से इस अनुच्छेद को संविधान का हिस्सा बनाया। इसके इस्तेमाल की नौबत कम ही आएगी, लेकिन सब जानते हैं कि नेहरू जी से लेकर नरसिम्हा राव तक लगभग 356 का जो प्रयोग मनमाने तरीके से हुआ है। अगर हम करीब बात करें तो 90 बार इसका प्रयोग हो चुका है वर्तमान सरकार के आने से पहले कांग्रेस की सरकारों में। तो क्या इस संदर्भ में लोकतंत्र की हत्या नहीं मानी जाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न आपको खड़ा करना होगा, देखना होगा। सरकारों को गिराया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या वर्तमान 2014 के बाद ऐसी स्थिति बनी 356 किसी राज्य में लागू किया गया? अगर इस आधार पर हम देखें तो लोकतंत्र की हत्या तो नहीं हुई है ना, कि किसी राज्य के अधिकारों को छीना गया। कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इंदिरा गांधी के काल में 50 बार इसका प्रयोग किया गया। किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकाल में
कुल 90 बार लगा है और 50 बार केवल इंदिरा गांधी के काल में लगा। उसके साथ ही साथ आपको आपातकाल भी लगाया गया। तो क्या इस कालखंड को लोकतंत्र का हत्या नहीं संज्ञा दिया जाए जब वर्तमान में राहुल जी के द्वारा लगाया जा रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। अब है कि कांग्रेस एक्चुअली खत्म होने की स्थिति में है, तो जोर शोर लगा रही है। लेखक के द्वारा ये बातें की जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ तक कह दिया गया कि यदि अम्बेडकर जी आ जाए तो वो भी संविधान नहीं खत्म कर सकते। यह बात प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई। तो सोच के देखिएगा कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमत की सरकार हमेशा होती है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे, साथ ही साथ लोगों का जनमत की बात होती है। अभी छोटी छोटी बात, अभी हाल ही में ध्रुव राठी के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बोला गया ना, आप उस वीडियो को सारे लोग देखे होंगे। तो क्या अभी हम लोकतंत्र की हत्या बोलेंगे इसे, कि जब ध्रुव राठी को इतने बोलने के बावजूद उस पर कोई एक्शन सरकार के द्वारा नहीं ली गई? तो लोकतंत्र जीवंत है तो ही तो वो ध्रुव राठी किसी प्रधानमंत्री को ये बातें बोल पा रहा। उसके कुछ भी उनको लग रहा, ध्रुव राठी के नज़रिए से लग रहा है उनको कि प्रधानमंत्री का कार्य गलत है, तो वो क्या कर रहे हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ना। तो यह लोकतंत्र का जीवंत रूप स्थापित कर रहा है ना, न कि लोकतंत्र की हत्या। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो क्या होता कि हम ध्रुव राठी को प्रधानमंत्री या उनके द्वारा जो भी एजेंसियां हैं ध्रुव राठी को पकड़ती और जेल में डालती। उस स्थिति को हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी बातें करें, अगर अम्बेडकर जी भी आ जाए तो पूर्ण संविधान को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, कुछ संशोधन जरूर कर सकते हैं। उनके संशोधन की प्रक्रिया होती है। संशोधन को प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक विधि सम्मत बनाए गए हैं कानून, उसके अनुसार चलना होगा। अब इसी तरह जो दूसरे कार्यकाल में संसद केंद्रीय कक्ष में संविधान के प्रति नमन, उनकी निष्ठा, ये सब बातें हुई। अब राजीव गांधी के समय अकेले कांग्रेस से 414 वोट जीते थे। जब कोई दल पूर्ण बहुमत में नहीं था, सत्ता में आता है, वो अपने एजेंडे को लागू करता, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी करेगा। यह लेखक बात बोल रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? हाँ, आरोप प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, किस लिए? उनके कार्य को लेकर, कार्य पद्धति को लेकर, कार्यशैली को लेकर, या उनके असफलता को लेकर। अब यह भ्रम फैला देना कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, कोई व्यक्ति विशेष आएगा तो सनातन क्या होगा, सनातन हावी हो जाएगा, अन्य तबकों को समाप्त कर दे। क्या देश में कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? इस प्रकार के हवाबाजियों से आप भी बचिए, अपने लोगों को भी बचाइए। लोग बोल देते हैं सनातन आ जाएगा, हिंदुत्व आ जाएगा, तो क्या होगा, अन्य जो धर्म है, अन्य जो पंथ है, उनको समाप्त कर दिया है। अरे इस चीज़ को समझिए, जब देश के भूमि पर लोग आए थे, जेमुरिन नामक हिंदू शासक था, उसने पारसियों को जगह दिया उसके धर्मस्थली को अपनाने के लिए। उनके पारसियों में यह नियम था ना, उनके पूजा जहाँ हो तो उसके आसपास कोई गैर पारसी नहीं हो सकता। तो जेमुरिन हिंदू जो शासक था, उसने क्या किया था, इस व्यवस्था को कायम किया था। अब देखिए, हिंदू शासक दूसरे विदेशी को उसके पूजा स्थल पर अपने लोगों को जाने से रोक रहा है, तो इसलिए कि पारसी के अपने धार्मिक आस्था बची रहे। तो यह भारत की संस्कृति में है, संस्कृति में रसा बचा है, किसी शासक या किसी राजनीतिक दलों के नेता द्वारा स्थापित यह प्रक्रिया नहीं। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो यह भ्रम का अंश मात्र है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये सब चीज़ें आपको लगातार होती रहेगी। अब हम आगे बात करेंगे। कांग्रेस कई अपेक्षा कर सकते हैं, जैसे शीर्ष पदों पर नियुक्ति के हिसाब से हो। कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्थाओं में भगवाकरण के आरोप लगाया गया। क्या जो लोग भारतीयता का ओतप्रोत है, भारतीय संस्कृति के बात करते हैं, नियुक्ति शीर्ष पदों पर नहीं होनी चाहिए, लेखक के द्वारा बोला जाए, यह बिल्कुल ऐसी हो सकती है। अब देखिए, मैंने क्या पहले भी आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया रखा है, क्या बता रखा है, व्यक्ति ही संस्था में बैठता है। व्यक्ति के अपने निजी क्या है, आचरण है, पद्धति है और व्यवस्थाओं को लागू करता है। वो कितना भी कोशिश कर ले, संस्थाओं के निर्माण में इससे भाग नहीं सकता, इससे विपरीत नहीं हो सकता। वो हाँ, मात्रा का प्रयोग कम हो सकता है, वो अपने कार्य व्यवहार में संवैधानिक तौर से न्यूट्रल हो सकता है, पर आचरण में उसका हो जाएगा। अब मान लीजिए ऑफिस आवर में वो भगवाकरण पहन के चल जाता है या रहता है, जैसे आपको क्या लगाया जाता है, आपको
जो यूपी के सीएम उन पर ये आरोप लगाया जाता है, पर उनका जीवन नेचर, इससे क्या उनके किसी कार्यशैली में परिवर्तन आया, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य किए, किसी प्रकार असंवैधानिक कार्य किए, यह इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा करते हैं तो यह कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है कि भगवाकरण करने के बाद वो क्या करें, अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। कुछ अंश मात्र जब आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास कीजिएगा। यही सब बातें लगातार हो रही है। यह हवा खड़ा किया जाए तो न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसलिए कुछ दिनों में 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह कहा कि ये खास समूह निहित स्वार्थों के चलते न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। यह तो पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा गए हैं, और यह चुनाव से पहले ही क्यों लगाए, यह भी एक प्रश्न चिन्ह किया जा सकता है। अब तक संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। यह स्पष्ट है कि देश में आवश्यकता अनुसार आगे भी होंगे। कांग्रेस को यह समझ आए कि अच्छा कि संविधान और लोकतंत्र खत्म होने का जुमला उछालकर अपने पक्ष में कोई ठोस नैरेटिव खड़ा नहीं कर सकता, या जनता को लुभाने वाला नैरेटिव खड़ा करके नाकाम होगा। इसलिए कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की सिलसिला थम नहीं रहा, ऐसा लेखक मानता है। कांग्रेस नेता बचे नहीं है, मजबूरी है। राहुल गांधी आरोप प्रत्यारोप लगाकर कुछ सीटें अपने नाम करें। यदि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे देश में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। आपको अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वयं आकलन करना होगा कि हम क्या करें जिससे आपकी पार्टी पुनः स्थापित हो सके जनता के नज़रियों में। तो इसका मतलब आप नहीं है, आपने आज़ादी के दौरान में आपकी पार्टी ने कुछ किया और आपके नेतृत्व ने कुछ किया, इसका मतलब नहीं है कि देश आपको उसी संदर्भ में देखे। आप में बीच के दिनों में क्या आपने किया उससे आकलन होगा ना। अब मान लीजिए एक चीज़ समझिएगा, अब एक सीधा सा साधारण सा समझिएगा, पिता पुत्र का कॉन्सेप्ट, पिता पुत्र का कॉन्सेप्ट समझिएगा। पिता जब पुत्र जवान होता है, जवान के एज में, तो पिता के प्रति क्या करता है, पिता के प्रति बेहतर कार्य करता है, बेहतर कार्य करता है। जब पिता बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, और उसे क्या करता है, उस पुत्र के द्वारा उसे आश्रम में छोड़ दिया जाता है। आश्रम में किसी कारणवश वो आश्रम में छोड़ देता अपने पिता को, तो क्या उसका अंतिम दिनों में हम आकलन इस आधार पर करेंगे कि जवानी से पहले वो अपने पिता का बेहतर काम करता था, बेहतर तरीके से पिता का सेवा करता था, उसे रखता था, पर अंतिम दिनों में उसने आश्रम में भेज दिया। इसका आकलन इस आधार पर करेंगे कि अंतिम आकलन उसके वर्तमान स्वरूप से करेंगे। इस चीज़ को समझिएगा। वैसे ही कांग्रेस के, जब कांग्रेस की बात हो रही तो आपको, अगर आपकी पार्टी कमज़ोर हो रही तो आपको क्या करना होगा, अपना स्वयं आकलन करना होगा। सिंपल सा शब्दों में समझने का प्रयास। इस तरह का नैरेटिव, परिवारवादी सब चीज़ें चलाने से कोई आवश्यकता नहीं होगी। समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र किस पर जीवंत होता है। लोकतंत्र जनता और उसकी सहमति पर जीवित होता है, कि जनता किस पार्टी विशेष को सहमति दे रही है, पार्टी विशेष पर को किस व्यक्ति विशेष को सहमति दे रही है, किस संस्था के कार्य को सहमति दे रही है, किस कार्यशैली को सहमति दे रही है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। ये सभी के लिए लागू है, समान, सभी लोगों के लिए, सभी पार्टी के लिए, और सभी जो विधायक हैं, सभी सांसद हैं उनके लिए, जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके लिए। अब यह चीज़ आपको समझनी होगी, राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए लागू होता है। जनता ही सहमति देगा, अगर नहीं रहेगा तो 2 बार कैसे आपको कोई लोकतंत्र का जनता उसे चुनकर भेजेगा। अब तीसरी बार जाएंगे तो वो जनता ही तय करेगा, और इसको आदर करना। अगर मान लीजिए 400+ सीट देता है तो आदर करना होगा, नहीं देगा तो भाजपा पार्टी को ये आदर करना होगा कि हमको असहमति मिली है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो यह रोना लगेगा कि हमें जनता जनार्दन जो है उसको ज्ञान नहीं है। यह कह सकता है जनता को सब ज्ञान है। लोकतंत्र के मापदंड पर वो 5 साल में एक बार अपने मानसिक आकलन के आधार पर उस सहमति देता है। इस चीज़ को समझिएगा। इसी के संदर्भ में सारी चीज़ें उभर कर सामने होती। चलिए, आपको कुछ लिंक दिए रहते हैं, इस लिंक का प्रयोग कीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस लिंक से आपको टेलीग्राम पर लिंक शेयर किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, सभी जगह कुछ महत्वपूर्ण लिंक है। डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से जाकर फिर मिल सकते हैं। आज लंबा वीडियो हो गया है,
कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें लंबी हो जाती है, पर आप ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।